हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेंस के टॉपिक जैसा कि हम थीम वाइज कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि एक पेज का शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं और 20 से 25 मिनट का यूट्यूब वीडियो है ना, जिसमें सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाए। ऐसा हम कवर कर रहे हैं। पिछले बार जो हम लोगों ने कवर किया था वो था इंडिया का ग्लोबल ऑर्डर में क्या स्थान है ना। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो राज्यपाल का विवेकाधिकार है। देखिए, सब एक बात हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि पॉलिटी के जो आंसर हैं उसमें क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है ताकि हम अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। देखिए, पॉलिटी के आंसर की रिक्वायरमेंट्स है कि आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है उसमें इंक्लूड करें ज्यादा से ज्यादा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का आप वर्णन करें, जहां भी संदर्भ हो वहां पे आप कमिटीज का रेफरेंस करें, कमिटीज कमीशन का, जैसे कि सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन है ना, कुछ नए कमीशन बन रहे हैं तो उनका, फिर डिफरेंट आर्टिकल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं उनका मेंशन करें आप, फिर कुछ डेटा वगैरह अगर है ना, तो वो मेंशन करें, एग्जाम्पल मेंशन करें आप जहां पे भी आप आर्गूमेंट लिख रहे हैं, फिर डिफरेंट आर्गूमेंट्स लिख रहे हैं, डिफरेंट आर्गूमेंट लिखें, है ना। अगर आप इतनी सारी चीजें इंक्लूड कर पाते हैं अपने आंसर्स में तो वो आंसर की क्वालिटी जो है काफी बढ़ जाएगी, है ना। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे राज्यपाल का विवेकाधिकार, उसमें इन सारी चीजों का समावेश किया गया है। आपने जो पहले आंसर लिखा है राज्यपाल के विवेकाधिकार के संदर्भ में, और अभी आप आंसर लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आंसर्स को कैसे इनरीच किया जाता है। आप पुनः आंसर लिखिएगा राज्यपाल के विवेकाधिकार से रिलेटेड और फिर शेयर करिएगा अपने जो इवेल्युएटर है उनके पास, या फिर अपने मेंटर के पास, या फिर अपने दोस्तों वगैरह के पास, और फिर देखिए कि क्या रिप्लाई आता है ना। तो हम सारी चीजों को कवर करते हुए डिस्कस कर रहे हैं, होलिस्टिक कवर कर रहे हैं, जहां पे स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, है ना, बेसिक आर्गूमेंट्स भी कवर कर रहे हैं और वैल्यूडेशन भी कवर कर रहे हैं। तो हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिले नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो राज्यपाल का विवेकाधिकार, तो सबसे पहली बात कि संदर्भ क्या है। संदर्भ है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, है ना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल के संदर्भ में आया, फिर वो निर्णय हम आगे देखेंगे। प्लस में उस निर्णय के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट्स है उन्होंने 143 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा था मामला। तो इस कारण से बहुत न्यूज में रहा है ये मामला। देखिए, यही चीज जो है ना, आप जो मैंने बताया संदर्भ, यही चीज आप सीधा इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर जो राज्यपाल का विवेकाधिकार अगर अलग से नहीं पूछा है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के विवेकाधिकार क्या है, क्या क्या मेंशन है विवेकाधिकार। तो देखिए, अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्य विधेयक जब राज्यपाल के पास जाएगा तो या तो वो सहमति दे सकता है, या फिर बिल को रिजर्व रख सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 201 जो है वो वही बात कहता है कि राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षण करना, और राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प रहेंगे। फिर आता है कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल प्रशासनिक संदर्भ में जानकारी मांग सकते हैं, है ना। फिर चौथा है परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार, जैसे कि चुनाव के पश्चात किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ पे राज्यपाल का रोल प्रमुख हो जाता है। तो ये है परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार। फिर जो कुछ पिछड़े इलाके हैं जैसे कि विदर्भ और मराठावाड़ा, वहां पे पृथक विकास बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, ये किसका विवेकाधिकार है, राज्यपाल का। फिर जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो विवेकाधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है वो आर्टिकल 163 में तो हुआ है ना, लेकिन आर्टिकल 200 में और 201 दोनों में नहीं हुआ है। इसीलिए विवेकाधिकार का जो प्रश्न है वो न्यायालय गया था, और प्लस में जिस तरीके से बहुत ज्यादा डिले की जा रही थी उस कारण से भी गया था। तो हम आगे देखेंगे अभी, है ना, कि वो क्या क्या विरोध है, किन बातों पे राज्यपाल के विवेकाधिकार का विरोध किया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल के विवेकाधिकार के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि निष्पक्ष इकाई, राज्यपाल जो है उस राज्य का माना नहीं जाता है कि उस राज्य से होगा, पहली बात। दूसरा बात, किसी पार्टी से संबंधित नहीं होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो निष्पक्ष रूप में काम करेगा और एक संघीय संतुलन और संविधान का संतुलन मेंटेन करेगा। दूसरा, जांच तथा संतुलन, है ना। जो राज्य हैं कई बार संघीय या फिर राष्ट्र की एकता या फिर संविधान के विरुद्ध में कार्य करते हैं, उस संदर्भ में राज्यपाल महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि 2004 में पंजाब ने एक त्रिपक्षीय नदी समझौता था, उसको यूनिलेटरली एक तरफा टर्मिनेट कर दिया था। बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया था। तो ऐसे संदर्भ में राज्यपाल का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भारत की एकता तथा अखंडता, आपको पता है कई सारे राज्यों में जो है अलगाववाद की प्रवृत्तियां पाई जाती है, वहां पे राज्यपाल काफी महत्वपूर्ण है, और राज्यपाल का पद इसीलिए सृजन किया गया था, है ना। फिर आता है काम में बाधक नहीं, जैसे राज्यपाल के विवेकाधिकार के पक्ष में एक यह भी तर्क दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि राज्यपाल जो है काम में बाधक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क है कि 1970 के पश्चात, है ना, लगभग 17,000 बिल जो है राज्यपाल के पास गए, उसमें से मात्र 20% जो है वो आरक्षित रखा गया।
बाकी सबको जो है वो कंसेंट दे दिया गया बिल को। प्लस में जो 90% बिल है उसको तो 1 महीने के भीतर ही कंसेंट दिया जा रहा है। तो फिर राज्यपाल के विवेकाधिकार के पक्ष में इतना विरोध क्यों किया जा रहा है ना? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल के विवेकाधिकार के संबंध में क्या मुद्दे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो आता है राष्ट्रपति शासन आरोपण पर सुझाव, है ना? राष्ट्रपति शासन आरोपण से जो संबंधित सुझाव है राज्यपाल का, वो बहुत कंटेंटेनियस है, बहुत विरोधाभासी है। जैसे कि आप देखेंगे 1952 से 62 तक जो राष्ट्रपति शासन है वो प्रत्येक वर्ष लगभग 1.1 था, है ना? अगर 1967 से 1994 के बीच में देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 6 राष्ट्रपति शासन लगे हैं। 1994 में बम्बई मामला आया था जिसके कारण से राष्ट्रपति शासन जो है वो काफी हद तक कम हो गया। 1994 के पश्चात अभी जो राष्ट्रपति शासन का गणना है प्रत्येक वर्ष वो लगभग 1.5 है। ठीक है, अब आते हैं क्या विवेकाधिकार संबंधी और मुद्दे हैं। तो जवाबदेही की कमी, मतलब जो राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है, तो वो उसको जवाबदेह कम बनाता है। तीसरा कि राज्य कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप, राज्य के विधायिका को रोकना या फिर सदन जो आहूत करने के लिए राज्यपाल को सुझाव दिया जाता है, राज्यपाल आहूत नहीं करता है, जैसे कि राजस्थान के केस में देखा गया, वो दिखाता है कि राज्य कार्य प्रणाली में राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं। फिर राज्य विधेयक में देरी, जैसे कि तमिलनाडु केस में किया गया, नीट के संदर्भ में जो विधेयक गया था। फिर सरकार निर्माण निमंत्रण में दुरुपयोग, जैसे कि कर्नाटका में देखेंगे किसी भी एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सिंगल पार्टी जो है वो जेडीएस उभरी थी, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने जो है वो परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी ताकि बीजेपी को फिर वो बुलाई सरकार निमंत्रण के लिए। महाराष्ट्र में भी सेम केस हुआ। वो दिखाता है कि राज्यपाल जो है विवेकाधिकार का, पारिस्थितिकजन्य विवेकाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर सत्र आहूत करने में, जैसे कि पंजाब राज्यपाल द्वारा या फिर राजस्थान के द्वारा, है ना, मंत्रिमंडल ने उसको सिफारिश कर दी कि आप जो है सत्र आहूत करिए, लेकिन राज्यपाल आहूति नहीं कर रहा है। फिर जनजातीय प्रशासन, जैसे कि जो 6 शेड्यूल में या 5th शेड्यूल में उनको जो विवेकाधिकार मिले हैं, वहां पे आप देखेंगे तो प्रतिक्रियाशील है, अगर सक्रिय निर्णय नहीं ले रहे हैं राज्यपाल, प्लस में टॉप डाउन है, कंसेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या जनजातीय विरोध कर रहे हैं वहां पे। फिर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है राज्यपाल के ऊपर, जैसे कि तमिलनाडु जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया था कि सरकारी स्कीम की समीक्षा के लिए पैरेलल मीटिंग चला रहे थे, वो रिव्यू मीटिंग। अब ये तो गलत ही है ना, वहां के मंत्री परिषद काम करेंगे, ये राज्यपाल को क्या काम है इन चीजों का, है ना? फिर देखिए सेम ही आर्गुमेंट्स है जो अभी हम मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे, तो वही विवेकाधिकार शक्ति विरोध में तर्क, है ना, क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो देखिए आर्टिकल 201 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसके धारा 75 के समान जो विवेकाधिकार शब्द का प्रयोग हुआ था, है ना, वो आर्टिकल 200 और 201 में नहीं हुआ है ना। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राज्यपाल के लिए या गवर्नर के लिए जो विवेकाधिकार शब्द का प्रयोग हुआ था वो 200 और 201 में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल जो है उस तरीके से विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। आपको पता है ज्यादातर प्रावधान तो वहीं से लिया गया 1935 के संविधान से, 1935 के एक्ट से। अगर उस डिस्क्रिप्शन शब्द को छोड़ा गया, इसका मतलब है कि संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल उस तरीके का विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करे। दूसरा कि निर्वाचित सरकार के विरुद्ध और जनमत के विरुद्ध, राज्यपाल का जो विवेकाधिकार प्रयोग है वो निर्वाचित सरकार के सिद्धांत और जो जनमत दिया है निर्वाचित सरकार को, मुख्यमंत्री को, है ना, वो उसके विरुद्ध में कार्य होता है। फिर संघीय ढांचा का उल्लंघन, जैसे कि बम्बई वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल की जो डिस्क्रिप्शन शक्ति है वो संघीय ढांचा के विरुद्ध चला जाता है। फिर राजनीतिक पक्षपाती, जैसे अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो मामला आ रहा है विवेकाधिकार प्रयोग का, ज्यादातर क्या या फिर सारे ही मामले कहिए, वो विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों से आ रहा है। केरला, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, है ना, महाराष्ट्र में जब आया था उस समय पे। तो ये दिखाता है कि विवेकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, सिलेक्टिव एप्लीकेशन किया जा रहा है ना। अब आते हैं आगे, हम अब देख लिया हम लोगों ने कि क्या मुद्दे हैं, है ना, क्या पक्ष में भी तर्क देख लिया। अब देखते हैं न्यायालय का निर्णय क्या रहा है इस संदर्भ में। आप इन्हीं न्यायालय के निर्णय को कोट करेंगे अपने आंसर में, जब आप लिखेंगे कि क्या क्या आलोचना किया जा रहा है ना, या फिर क्या सुझाव होना चाहिए उस रिस्पेक्ट में, या कभी पूछ दिया जाएगा सीधा न्यायालय का निर्णय के आलोक में, तो वहां पे आप सीधा कोट करते हुए बताएंगे ऐसा सवाल पूछा गया है न्यायालय के निर्णय के आलोक में, है ना। इस तरीके से आप लोगों को पता होगा पर्यावरणीय मामलों का संवैधानिकरण, है ना, इसमें यही तो बताना था, डिफरेंट कोर्ट केसेस का ही वर्णन करना था। तो कोर्ट के केसेस जो है जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कोर्ट के केसेस नहीं है, 4 कोर्ट के केसेज है ना, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब 1974 और नाबाम रबियाबाद 2016, इन दोनों में कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मंत्री परिषद सलाह पे ही राज्यपाल को काम करना है, राज्यपाल जो है मात्र संवैधानिक निकाय
है ना, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है जो अपने मर्जी से काम करेगा। और आर्टिकल जो 163 है वो यही कहता है कि जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे, है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 163। ठीक है, मुख्य शक्ति जो है निर्वाचित सरकार के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। तो ये दो केसेस का वर्णन हो गया। तीसरा, जो तमिलनाडु राज्यपाल बनाम तमिलनाडु, अभी जो 2025 में जजमेंट आया है उसमें यह कहा गया कि विधेयक, जो राज्यपाल के पास विधेयक आरक्षित हो रहेगा या जो निर्णय लेना रहेगा वो 3 माह के भीतर लेंगे। अगर 3 माह के भीतर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो विधेयक पारित समझा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल कोई सुपर संवैधानिक निकाय नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के ऊपर काम करेंगे, है ना। राज्यपाल जो है एक संवैधानिक हेड है, उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए और संवैधानिक नैतिकता के भीतर काम करना चाहिए। फिर अरुणाचलवाद, है ना, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित केस गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र आहूत करना राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है ना। जो अभी राजस्थान में केस हो रहा था, पंजाब में, तो वहां पे इसी संदर्भ में आप जजमेंट को कोट कर सकते हैं। अरुणाचलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र आहूत करना राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है, उसे एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना, है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना भी की जाती है और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बहुत डिबेट में रह रहा है ये। तो आलोचना क्या है? देखिए, ये आलोचना ये की जा रही है कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है, मतलब राज्यपाल की शक्ति में हस्तक्षेप किया जा रहा है, कार्यपालिका की शक्ति में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। एक ये हो गया। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो जांच एवं संतुलन के विरुद्ध जाएगा क्योंकि राज्यपाल की शक्ति के ऊपर सीमा लग जाएगी, फिर वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके कार्य के ऊपर एक तरीके से नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, जांच संतुलन नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक ये आर्गुमेंट दिया जाता है। तीसरा, संविधान में कोई समय सीमा ही नहीं वर्णन है, तो आप ये जुडिशियल इनोवेशन क्यों कर रहे हैं, है ना। जुडिशियल इनोवेशन, न्यायिक नवाचार, आप ये सब आंसर में कोट करेंगे, है ना, न्यायिक नवाचार। फिर कुछ लोग कहते हैं इसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आप एक बार सर्च करेंगे, है ना, इसको, तो फिर वो एक समस्या क्रिएट हो रही है। तीसरा, जो चौथा जो है वो है कि ये जो निर्णय आया था तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल के केस में, वो 2 जज बेंच ने निर्णय दिया है। अब ये संवैधानिक मामला था, संविधान के इंटरप्रिटेशन का, तो 2 जज बेंच कैसे निर्णय दे सकती है, तो ये भी आलोचना हो रही है ना। कुछ और आलोचना होगी तो मुझे बताइएगा। तो सुझाव क्या हो सकता है, कैसे जो है वो राज्यपाल एक बेहतर तरीके से काम करे, एक जांच संतुलन के रूप में काम करे। देखिए, सबसे जो पहला सुझाव ये है कि सरकारी आयोग ने कहा कि विवेकाधिकार जो है अपवाद रूप में प्रयोग होना चाहिए, है ना। विधेयक जब प्योर असंवैधानिक हो तभी प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि संविधान में खुद मेंशन है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए तभी विधेयक आरक्षित करेगा जब वो हाईकोर्ट के शक्ति के लोअर करने के संदर्भ में मामला हो। हाईकोर्ट की अगर संवैधानिक शक्ति जो है कम किया जा रहा है तब फिर वो आरक्षित करेगा बिल। तो इसी संदर्भ में जो है बिल को रिजर्व रखना चाहिए, ना कि हर मामले में। दूसरा, कि NCRWC मतलब राष्ट्रीय जो संविधान समीक्षा समिति बनी थी और प्लस में पुंछी आयोग, उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है वो अन्य राज्यों से नियुक्त होना चाहिए, सेम राज्य से नहीं होना चाहिए। फिर राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सीएम से सलाह लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि राज्यपाल को टेन्योर की स्वतंत्रता नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना, उनका कार्यकाल सुरक्षित रहना चाहिए, तो फिर राज्यपाल बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि न्यायालय का निर्णय क्रियान्वयन, जो राज्यपाल जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है बोम्मई वाद में या फिर अरुणाचल वाद में या फिर नाबाम रबिया केस में या फिर शमशेर सिंह वाद में या फिर तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल केस में, उन सबों का क्रियान्वयन होना चाहिए, तब जाकर के फिर जो है ये संतुलन बना रहेगा, है ना। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम अपने आंसर को? देखिए, संवैधानिक नैतिकता का सहारा लीजिए जो BR अम्बेडकर कहते थे। फिर राज्यपाल की स्वतंत्रता तथा जवाबदेही दोनों मेंटेन होनी चाहिए। और बोम्मई केस जिसमें कहा गया था कि संघीय ढांचा जो है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है ना। होपफुली आपको हेल्पफुल करेगा ये जो सेशन है ना। आप हमें बताइएगा कैसा रहा ये। थैंक यू सो मच।